नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है उपहार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक पति पत्नी जो आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे पर विश्वास की कमी और संवाद की भी कमी। आपस में संवाद न होना भी एक आजकल रिश्तों में दरार पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है। पति पत्नी का रिश्ता है या चाहे जो भी रिश्ता हो, अगर रिश्ते को निभाना है तो पहली बात तो ये है कि सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले ने किसी प्रकार का व्यवहार किस परिस्थिति के वश किया है। और दूसरी बात, थोड़ी क्षमाशीलता। अगर ये दो चीजें हैं तो हमारे रिश्ते कभी भी खतरे में नहीं पड़ेंगे। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 7:20 पर तो देहरादून छूट जाएगी। मैंने उसकी विवेकहीन अमानवीय दृष्टि पहचान ली और दूसरे क्षण मैं कूद कर सड़क पर खड़ी हो गई। शायद इसी बीच कुछ राहगीर उस कौपिनधारी घिनौने पगले को दोनों टांगे फैलाए मेरी रिक्शा में बैठा देख चुके थे। हाँ हाँ हाँ, कौन है ससुरा? धरो ससुर को, धरो ससुर को 2 हाथ। बेहुदा बड़ा पागल बना फिरता है। कल भी इसने यूनिवर्सिटी जाती 2 लड़कियों को छेड़ा था। देखते ही देखते मेरे रिक्शा में बड़े प्रभुत्व से आसन जमाए पगले को भीड़ ने घेर लिया। एक चंदनधारी प्रौढ़ रसिक से दिखने वाले व्यक्ति जो शायद संगम स्नान करके लौट रहे थे, भीड़ देखकर रसास्वादन करने के इरादे से इक्का रोक कर गरजे, बदमाश है ससुरा, पागल वागल कुछ नहीं है। दिन दहाड़े राह चलती बहू बेटियों से छेड़खानी करने वालों का तो मुंह काला करना चाहिए। हाँ भाइयों, आप मेरा मुंह काला करें, मैंने काम ही ऐसा किया है। पागल अचानक ही उत्तेजित होकर रिक्शा की सीट पर ही खड़ा हो गया और हाथ हिला हिलाकर भाषण देने लगा। पास ही में सर्प वृश्चिक दंश की औषधियों का एक मैली चादर पर बाजार फैला एक सपेरा भी बैठा था। उसके इर्द गिर्द जुटी भीड़ भी पगले का भाषण सुनने बढ़ आई। मुझे सहसा अपनी स्थिति की अल्पज्ञता का भान हुआ। शहर के बहुत से लोग मेरे परिचित थे, कहीं किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं चुपचाप भीड़ के व्यूह से निकल आई। रिक्शा वाला एक धक्का मार पगले को नीचे उतार मेरी ओर बढ़ाया। जल्दी भीड़ से रिक्शा निकाल ले चलो, मैंने बैठते ही कहा और वह तीव्र वेग से रिक्शा निकाल ले चला। मेरे धड़कते हृदय ने आश्वस्त होकर स्मृतियों के सिंह द्वार की अर्गला खोल दी। नलिनी क्या इतनी बड़ी दुर्घटना मुझसे छिपा गई, या इस अभागे की दुर्दशा से वे अनभिज्ञ थी? 3 वर्ष पूर्व नैनीताल में नलिनी का कॉन्वेंट की सधी लिखावट का पत्र देखकर मैं चौंक पड़ी थी। मोम्बासा से उसने एक सुनहरे छपे कागज में 8-10 पंक्तियां ही लिखी थी, पर मुझे लगा था कई वर्ष पहले बिछड़ गई मेरी प्रिय प्रतिवेशिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाती मेरे सामने आकर ही बैठ गई है। बोलता जीता जागता सजीव पत्र लिखना बिरले ही जानते हैं। नलिनी का पत्र खुलते ही बोलने लगा था। सुना तुम्हारे पति अंग्रेजी स्कूलों के अफसर है। यहाँ शिक्षा की उतनी सुविधा नहीं है, इसी से अपने पुत्र को उसी सुशीतल नगरी में पढ़ने भेजना चाहती हूँ जहाँ मैंने पढ़ा है। परसों पहुँच रही हूँ। जैसे भी हो अपने पति से कहकर सेंट जोसेफ में एक सीट मेरे पुत्र को दिलवानी ही होगी। मेरा पुत्र सुनकर चौंक गई क्या? जैसे कठोर शिलाखंड तोड़ तोड़कर तुम्हारे पहाड़ी मीठे झरने फूट निकलते हैं, ऐसे ही 40 वर्ष के वज्र कठोर शिलाखंड को तोड़ता फोड़ता एक बहुत मीठा झरना मेरे प्रांगण में भी आ गया है। नाम है प्रिंस। तुमसे मिलने को उत्सुक, तुम्हारी सखी नलिनी कोठारी। मेरा माथा ठनका। एक तो हमारे प्रांगण के बदले मेरा प्रांगण, और पत्र के अंत में अपनी कौमारी अवस्था का नाम कोठारी। तब क्या वह नलिनी माथुर नहीं रही? मेरा अनुमान ठीक ही था। मैं बस स्टैंड के पास उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि एक शानदार टैक्सी मेरे पास ही आकर रुक गई। सदा की रौबीली नलिनी और भी रौबदार हो गई थी। गालों पर सुर्खी थी, चेहरा भर जाने से बड़ी आंखें कुछ छोटी लग रही थी और एक प्यारी नन्ही सी दूसरी ठुड्डी भी निकल आई थी। मैं दौड़कर उससे लिपट गई। हाय, तू तो जरा भी नहीं बदली रे, और यह है तेरा झरना।
भगवान ने रघुनाथ को सामने धरकर ही बनाया है क्या इसे? एकदम अपने बाप पर गया है। और रघुनाथ, रघुनाथ नहीं आए क्या? मैंने देखा नलिनी फौजी अफसर की बेरुखी से सतर खड़ी है। मैं सकपका गई। कहीं कुछ हो तो नहीं गया रघुनाथ को? बड़ी कुशलता से मैंने बात पलट दी। बहुत दूर रहते हैं हम लोग, तो रुक जा, मैं दूर डांडिया बुलवा दूं। पैदल चलना तो बहुत खलेगा। नहीं नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। तुम्हारे उस पहाड़ी स्ट्रेचर पर तो हमसे नहीं चढ़ा जाएगा। वह अपनी साड़ी घुटनों तक समेटकर लंबी डगे भरने को उद्यत हो गई। उसका देवदूत सा सुंदर पुत्र बड़े अचरज से पहाड़ों को देख रहा था। प्रिंस देखने में एकदम छोटा रघुनाथ लग रहा था, गोल मुंह और निर्दोष गठन। उसके पिता के इसी व्यक्तित्व पर रीझ कर तो उसकी माँ ने लाखों की संपत्ति स्वेच्छा से ही ठुकरा दी थी। अनाथ नलिनी को उसकी लखपति बुआ ने ही पाला था। उनसे मैं कई बार मिल चुकी थी। स्पष्ट मूंछों और गलमुच्छों वाली उसकी डरावनी मर्दानी बुआ बुआ कम फूफाई अधिक लगती थी। लेकिन वह नलिनी को रखती बड़े लाड़ से थी, पर उनके शासन का अंकुश कभी कभी बड़ी क्रूरता से कोंचता था। डॉक्टरी पढ़कर नलिनी बुआ के साथ अफ्रीका जाकर अपने स्वतंत्र प्रैक्टिस प्रारंभ कर देगी। साथ ही उनके सिल्क के कारोबार की देखरेख में भी योगदान देगी। यही बुआ की पूर्व निर्धारित योजना थी। पर इसी दाल भात में मूसर चंद बन के टूटी कोहनी जुड़वाने सुदर्शन रघुनाथ मेडिकल कॉलेज में ना जाने कहां से टपक पड़ा। टूटी हड्डी के साथ साथ विभिन्न प्रांतों के दो सर्वथा विरोधी स्वभाव के हृदय भी अनजाने में ना जाने कब जुड़ गए। बुआ ने सुना तो सिर पीट लिया। पहले अपनी मूछें नोची, फूफा जी से लड़ी, फिर ताबड़तोड़ उड़कर भारत आ गई। तुम इस अधूरी पढ़ाई वाले जानकी से छोकरे से ब्याह करोगी तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का एक ढेला भी नहीं दूंगी। यूपी की कायस्थ का कांटा पानी भी नहीं मांगता। छोकरी तू शो थई छे। लड़की, क्या तू पागल हो गई है? पर नलिनी अपनी जिद पर अड़ी रही। निराश होकर बुआ भी जहर उगलती अफ्रीका के घने जंगलों में जाकर उसके लिए सदा के लिए अदृश्य हो गई। जिस रघुनाथ के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया था, वही उसे छोड़ गया। घर पहुंचते ही नलिनी ने मुझे यह समाचार दिया तो मैं स्तब्ध हो गई। हम दोनों के परिवार 3 वर्ष तक एक ही बंगले के साझेदार बनकर बड़ा सुखद समय बिता चुके थे। रघुनाथ अपनी रिसर्च अधूरी छोड़ पत्नी के पास ही आकर रहने लगा था। नलिनी के अस्पताल से लौटते ही दोनों के मस्त कबूतरों के गुटुरगू का स्वर हमारे कानों तक पहुंचता रहता। मैं कभी कभी अपने वैवाहिक जीवन के व्यापक अनुभव का उस ताजे जोड़े पर बड़ा रौब भी जमा देती। मैं उन दोनों से 8 वर्ष सीनियर जो थी। मेरी 2 जुड़वा बच्चियां स्कूल जाने लगी थी और तीसरे की प्रतीक्षा थी। इसी दिन साला बेमौत मरेगा। उन दोनों को हाथ में हाथ डाले घूमते देख एक दिन मेरे पति बोले, क्यों जी, तुम क्यों जले भुने जा रहे हो? तुम्हें यह सब करने को नहीं मिला ना इसी से? मैंने हंसकर कहा, सच ही तो था। हमारे युग में हनीमून तो सास ससुर के ही साथ मनाया जाता था। देख लेना, साल भर हो गया ना। देखा ना, साल भर हो गया ना इन्हें कभी लड़ते भिड़ते देखा, ना रूठते मनाते। उस पर बीबी की कमाई खाता है। लानत है इस मर्द पर सच यह कहने में मुझे आज तनिक पर संकोच नहीं हो रहा है कि अतीत की रोमांचकारी कुश्तियां जो हमने यौवन काल के प्रारंभ से लड़ी है, शायद हमारे दाम्पत्य दुर्ग को इतना ठोस बना गई है कि आज तक दुर्भाग्य का एक भी भूकंपी धक्का उसके सुदृढ़ प्राचीरों को नहीं डिगा सका। ग्रह कलह के क्या क्या मौलिक दांवपेच होते थे और कैसी कैसी पछाड़े। एक दूसरे के माता पिता पितामह सबको काल्पनिक चरित्रहीनता के कीचड़ भरे गड्ढों में डुबोया जाता। पति के साथ छात्र जीवन के सहचर्यों के गड़े मुर्दे में ढूंढ ढूंढ कर खड़े करती। उधर पल भर में मेरे पति मेरे 10-20 काल्पनिक प्रेमियों की सिविल लिस्ट तैयार कर लेते। कई प्लेटों का संहार होता, 20 बार थालियां पटकी जाती, यदा कदा बच्चियों को भी पटक दिया जाता। पर जैसे गर्जन तर्जन भरी शिलावृष्टि के पश्चात निर्मल धूप की मुस्कान से आकाश खिल उठता है, वैसे ही हमारी गृहस्थी धूल पहुंचकर फिर उजली छक छक चमकने लगती। पर नलिनी की गृहस्थी अजीब थी।
ना वहाँ घटा गिरती थी, न बरसती थी। उन दोनों के भविष्य के लिए हम शिं- उन दोनों के भविष्य के लिए हम शंकित थे, और हमारी शंका निर्मूल थी भी नहीं। घर पहुंचते ही नहा धोकर प्रिंस मेरे बच्चों से घुल मिलकर खेलने लगा। मेरे पति दौरे पर गए हुए थे। नलिनी, नलिनी, तुम लेट जाओ, लंबे सफर से थक गई होगी, मैंने कहा। नहीं, तुमसे कुछ कहना है मुझे। वह गंभीर होकर अपनी अंगूठी को अंगुली में ही घुमाने लगी। स्पष्ट था कि जो कुछ उसे कहना है, उसे कहने में उसे बहुत सुविधा नहीं हो रही है। तुम रघुनाथ रघुनाथ के लिए पूछ रही थी ना? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर कर दी। रघुनाथ ने मुझे छोड़ दिया है, उसने कहा और बड़ी तेजी से अंगूठी उतारनी और चढ़ानी करती रही। मैं चुप रही। वह फिर स्वयं ही कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद ही हमें भी शाहजहांपुर छोड़ना पड़ा। मुझे मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी। तो मैं थी तो दौरे की नौकरी पर सुविधाएं अनेक थी। सिरसी की कई चीनी मिलें थी, और उन सब बस्तियों की डॉक्टरनी मैं ही थी। मेरी नई नौकरी के गरिष्ठ भोजन से रघु को दिन रात अपच रहने लगा था। मैं अस्पताल से थकी हारी लौटती तो देखती पालतू बिल्ली सा हाथ पैर सिकोड़े सो रहा है। मुझे देखकर वह खिसियाकर उठ बैठता और भागकर कॉफी बना लाता। मैं कभी कभी झल्ला कर कहती, इतने सारे नौकर है, बुला क्यों नहीं लेते? अरे मैं जानता हूँ तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है। वह 2 प्याले में कॉफी सजाकर ऐसे चलाता जैसे क्वालिटी का सीखा सिखाया पैरा हो। मैं होठों से हंसती, पर हृदय में बीसियों अतृप्त आकांक्षाओं की छुरियां घाव करने लगती। क्या मैंने ऐसे पति की कामना की थी जो मेरे लिए ट्रे सजाकर कंधे पर झाड़न लटकाए मुझे सलामी दे? यह तो गुणी भृत्य के लक्षण है, गुणी पति के थोड़े ना। मैं दिन रात मनाती, कभी तो ईश्वर मेरे इस निर्वीर्य पति को पौरुष के मद से भर दे, कभी तो मेरा यह आलसी जनखा क्रोध की फुतकार छोड़े। एक दिन सचमुच ही उसके पौरुष के विषधर ने मुझे डस ही लिया। मुझे प्रायः ही दौरे पर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दौरे में यात्रा का भद्रा नक्षत्र मेरे भाग्य पर चढ़ गया। मुझे जाना बम्बई था। अस्पताल के लिए कुछ सामान खरीदना था, इसी से पर्याप्त रुपया पास में था। हर दौरे से घर सजाने के कुछ न कुछ सामग्री में लाती रहती थी। उस बार एक फ्रिज लेने के लिए कुछ रुपया रख लिया था। अपने शरीर पर भी कुछ हीरे के आभूषण पड़े रहने दिए। यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। कानों में बुआ के दिए हीरे के कर्णफूल थे। हाथ की उंगली में उन्हीं की दी हुई अंगूठी भी थी। गले में नीलम के पेंडेंट की चेन थी। सूटकेस में नई साड़ियों के अतिरिक्त 7,000 की नकदी भी थी। कूपे में मैं अकेली थी, पर यह कोई पहला अवसर तो था नहीं। 20 बार तो मैंने निर्जन कूपे में सैकड़ों मील नापे थे। खा पी कर द्वार खिड़कियों पर चिटकिनियां चढ़ाई और लेट गई। साड़ी खोलकर पहले ही सिरहाने तह करके रख दी थी। तुम तो मेरा यह अभ्यास जानती ही हो। हमेशा से मैं ऐसा ही करती आई हूँ। साड़ी का कफन लपेट कर तो मैं कभी सो ही नहीं पाती। पहले दिन एक कठिन प्रसव केस ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया था। इसी से ट्रेन के 2-3 झकोलों से ही मुझे नींद आ गई। सहसा किसी ने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया। आंखें खुली तो मेरा रक्त जम गया। एक लंबा काला खबीस मेरे सिरहाने खड़ा था। उतार सब गहने और ला बटुआ इधर। उसने हाथ का नंगा छुरा दर्पण सा चमकाया। मैंने अंगूठी उतारकर सिरहाने छिपाने की चेष्टा की तो उसने कसकर मेरी कलाई मसल दी। औरत है ना ससुरी, सिर के ऊपर तनी छुरी के नीचे भी गहने का लोभ नहीं छूटता। खबरदार जो नक्शे दिखाए। वह गरजा, और मैंने कांप कर उसकी ओर दृष्टि उठाई। असंख्य घावों के निशानों से ऐसा विभत्स चेहरा। एक आंख कानी थी और दूसरे काली इंजन की सर्च लाइट की भांति मेरे चेहरे पर चमक रही थी। मैंने सारे गहने उतार दिए। मेरी अंगुलियां जो कठिन से कठिन शल्य क्रिया में संलग्न रहकर भी कभी नहीं कांपी, तेज हवा में कांपती इमली की पत्तियों के समान थरथरा रही थी। उसने गहनों की पोटली बनाई, सूटकेस थामा, स्वयं चेन खींची और पेशेवर अंदाज में गाड़ी के रुकने की प्रतीक्षा करने लगा। एक बीहड़ जंगल में जाकर गाड़ी रुकी। बड़े साहस से मैं उठी। क्यों ना उसे पकड़कर जोर से चीख पड़ूं, कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। वह कूदने को मुड़ा। मैंने लपक कर उसकी तेल से चिकनी बाह पकड़ ली। क्षण भर को लगा वह मुझे लेकर ही कूद पड़ेगा।
वह मुड़ा, मेरे ब्लाउज की बाह पकड़कर उसने मुझे एक सशक्त धक्के से सीट पर गिरा दिया और स्वयं नीचे कूद गया। क्षण भर को मैं अवश्य बेबस सी पड़ी रही। हाय मेरे गहने, मेरे रुपए, मेरी नई नई साड़ियां। मैं दोनों हाथों में मुंह छिपाकर बिलख उठी। यही डिब्बा है, यही डिब्बा है माथुर, चेन यहीं से खींची गई है। मैं उठने की चेष्टा कर ही रही थी, रेलवे कर्मचारियों और उत्सुक यात्रियों से मेरा डिब्बा भर गया। मुझे अपनी विचित्र पेटीकोट परिधान का अब जाकर स्मरण हो आया। लेस के फटे ब्लाउज की आधी बाह हवा में फड़फड़ा रही थी। मैं लज्जा से लाल पड़ गई। तेज प्रकाश में बीसियों पुरुष चक्षुओं की उत्सुक दृष्टि मुझे गिद्धों की भांति नोचने लगी, पर मैंने अपने को तटस्थ कर लिया। जल्दी जल्दी मुझे साड़ी लपेटती देख एक दो मनचले मुस्कुराने लगे। तब मैंने खून का घूंट पी लिया। फिर एक लंबी तहकीकात का क्रम चला। भरी सभा में एक साथ कई दुशासन मेरा चीर खींचने निरर्थक ही बढ़ गए, पर मैंने रिपोर्ट लिखाते ही बड़ी रुखाई से पूरी भीड़ को झाड़ झंकाड़ कर बाहर फेंक दिया। यार चोर क्या मेम साहब का सूटकेस और गहने लेकर उतर गया? तब तो मेरा यार काठ का उल्लू रहा होगा। एक यात्री का अशिष्ट स्वर मेरे कानों तक आया, साथ ही एक राशीभूत ठहाका। मैंने भड़ाक कर द्वार बंद कर दिए। अगले स्टेशन से ही मैं लौट गई, पर मेरे घर पहुंचने के पूर्व ही मेरी ट्रेन डकैती का समाचार वहां पहुंच चुका था। किसी मनचले पत्रकार ने एक संभ्रांत डॉक्टरनी की फर्स्ट क्लास में हुई ट्रेन डकैती का लंबा चौड़ा विवरण देकर मेरी विवस्त्र अवस्था का भी उल्लेख कर दिया था। कहना व्यर्थ है, उसकी एक ही पंक्ति ने मुझे सहस्त्रों पाठकों के काल्पनिक रस चक्षुओं के सम्मुख कैबरे नर्तकी के मोहक भाव भंगिमा में खड़ा कर दिया। कुछ कुंठाग्रस्त पुरुष ऐसे समाचारों की चूरन चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं। उन्हीं में से एक रघु भी था। कैसे मूर्ख होते हैं यह पत्रकार! क्या यह अपनी माँ बहनों के फटे ब्लाउज और पेटीकोट परिधान का इसी नंगी भाषा में समाचार छाप सकते? यह लिखने की भला क्या आवश्यकता थी? पर तब तक अपने पति के कलुषित दुर्विचार की छाया भी मेरे चित्त पर नहीं पड़ी थी। मैं लौटी तो उसने मुझे बड़ी व्यंग्यात्मक दृष्टि से सिर से पैर तक घूरा। जानते हो, मेरा सब कुछ चला गया। मेरा गला शायद कुछ कांप भी गया था। मेरा सब कुछ से मेरा अभिप्राय मेरे आभूषण, नई साड़ियां और नकदी से था। क्षण भर को मैं यह मूर्खा कैसे भूल गई कि स्त्री का सबसे बहुमूल्य आभूषण तो उसका शील है, और उसके खो जाने से ही उसका सब कुछ खो जाता है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति उसका वैभव छीन नहीं सकती। मैं जानता हूँ, कहकर रघु बड़ी बेरुखी से द्वार भिड़ाकर चला गया। घूम घाम कर वह बड़ी रात को लौटा। तब तक मैं सो गई थी। सुबह उठी तो वह नहाने जा चुका था। नाश्ते की मेज पर मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि वह आ गया और मेरी ओर देखकर बड़े लाड़ से मुस्कुराया। मेरे हृदय पर बड़ी शिला जैसे उठ गई। अच्छा बताओ तो, मैंने हंसकर बड़े अधिकार पूर्ण स्नेह सिक्त स्वर में उससे कैफियत मांगी। कल तुम्हारा मूड कैसा था? सिर पर तनी छुरी के नीचे से मैं बचकर घर लौटी और तुमने मुंह फुला लिया। वह राक्षस मेरा गला घोट देता तब? रघु के खिले चेहरे की बत्ती दब से बुझ गई। बस उसी जलते बुझते चेहरे के बीच मैंने अपने पति की आंखों में नाचते संदेह और अविश्वास के दानों का नग्न नर्तन स्पष्ट देख लिया था। कसम खाकर कहो नलिनी, उसने तुम्हें नहीं छुआ? उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल हो गए हो क्या? देखते नहीं कमबख्त नौकर घूर रहे हैं। मैंने उसे अंग्रेजी में डपटा। उसने सहम कर हाथ तो छोड़ दिए, पर उसी दिन से हम दोनों के बीच बर्लिन की सी दीवार खड़ी हो गई, अभेद्य। कितना अविश्वास, कैसी नीच कल्पना! मैं घृणा से सिहर उठी। उधर अपने निरर्थक संदेह के घातक कैंसर कीटाणुओं से घुलता मेरा हतभागा पति 1 महीने तक रघु के महानाटकीय कथोपकथन मुझे निरंतर डसते रहे। कभी तो वह चीखता, कभी गिड़गिड़ाता, कभी नौकरों के सामने ही नौटंकी छेड़ देता। इसी बीच विधाता क्रूर परिहास कर बैठा मेरे साथ। मेरा अप्रत्याशित मातृत्व ही मेरे लिए अभिशाप बन गया। रघु सुनते ही खूंखार शेर की तरह दहाड़ने लगा। डाकू की संतान मेरे घर में नहीं पलेगी। मैं क्रोध से बौखला गई। ढलती उम्र में मातृत्व का कैसा गहरा मूल्य चुकाना पड़ेगा मुझे। मुझे इसी की चिंता खाए जा रही थी। उस पर शक्की रघुनाथ का निर्वीर्य क्रोध मुझे पागल बना गया। घर मेरा है,
निकल जाओ बाहर, तुम कमीने पशु हो, मैंने कहा, और वह सिर झुकाए चुपचाप निकल भी गया। दूसरे दिन सुबह अस्पताल गई तो दाइयाँ, वार्ड बॉय, नर्स सब मुझे ही घूरते लगे। मैं बौखलाती सी घर लौटी, पर घर में भी चैन कहाँ मिलता। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन मेरा माथा ठनका। स्पष्ट ही था कि रघुनाथ लौटकर नहीं आएगा। उधर मेरा शहर में रहना दूभर हो उठा था। बहुत उधेड़ बुन के बाद मैंने बुआ को लंबी चिट्ठी लिखी। उस पत्र में मैंने उन्हें सब कुछ लिख दिया। रघु से मैंने नाता तोड़ लिया था। क्या बुआ मुझे एक बार फिर आश्रय दे सकेंगी? इस बार तो उन्हें 2 प्राणियों को आश्रय देना होगा। बुआ को मैं जानती थी, उन्हें निर्णय लेने में कभी भी देर नहीं लगती थी। मेरे पत्र के उत्तर में वे स्वयं ही आ गई। दूसरे दिन बुआ स्वयं मेरा त्याग पत्र टाइप करके दे आई और उसी रात हमने शहर छोड़ दिया। अफ्रीका पहुंचकर मैंने बुआ का कारोबार देखा तो दंग रह गई। मोम्बासा के भारतीय प्रवासी व्यवसायों में श्रीमती कोठारी का नाम प्रमुख था। 20 नौकर थे, राजसी प्रासाद था, पर मुझे सुख शांति वहां भी नहीं मिली। कभी रघु की स्मृति से मैं पागल होती, कभी प्रतिहिंसा की लपटें मेरे उद्विग्न चित्त और रुग्ण देह को झुलसा देती। दूसरे क्षण उसके साहचर्य की कामना मुझे विकल कर देती। अब मैं दिन रात एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी संतान उसी का रूप लेकर जन्मे जिससे कभी मैं उसे देखकर ये कह सकूं, मूर्ख, देख ले अपने पुत्र को। सचमुच भगवान ने मेरी सुन भी ली। मेरे 10 पाउंड के शिशु का एक एक नक्शा अपने पिता का ही था। यहाँ तक कि सिर के घुंघराले बाल भी रघु के से ही लच्छेदार थे। अब कभी देखेगा नास पीटा तो सिर धुन धुन कर रोएगा, बुआ ने गर्व से कहा। उन्होंने नाम धरा प्रिंस। मेरी लाखों की संपत्ति का वारिस बनेगा मेरा प्रिंस, वह बोली। बुआ का और था ही कौन। इसके जन्म के दूसरे महीने मैं फिर अपने क्लिनिक में बैठने लगी। मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। समृद्ध भारतीय प्रवासी परिवार ऊंची फीस देकर मुझे घर पर ही बुलाते। प्रिंस 7 वर्ष का हो गया था। पिछले साल बुआ गिरनार की तीर्थ यात्रा पर भारत चलने लगी तो जिद करके मैं भी साथ हो ली। 7 वर्ष से भारत गई नहीं थी, पर सच कहूं तो भारत देखने से अधिक ललक एक अन्य व्यक्ति को देखने की थी। क्या पता कहीं मिल ही जाए। प्रिंस दिन पर दिन अपने पिता पर जा रहा था। वही हंसी, वही नाक, वही आंखें। ठीक अवसर आ गया था। मैं भारत आई। तीर्थों के मंदिर, घाट, होटल, सिनेमा, कहीं भी तो नहीं दिखा वह। मैं निराश होकर लौट ही रही थी। फर्स्ट क्लास के कूपे में मैं और बुआ लेटी हुई थी। प्रिंस पूरे डिब्बे में उधम मचा रहा था। सामने की पटरी पर एक और रेलगाड़ी को नियति ने शायद जानबूझकर ही रोक रखा था। हमारी खिड़की के सामने 3rd क्लास के डिब्बे में जानवरों की भांति ठसे गंदे मुसाफिरों के बीच रघु खिड़की के छड़ पकड़े बैठा था। महीनों से शायद दाढ़ी नहीं बनी थी, गाल भीतर को धस गए थे और चेहरे पर थी वैभवहीन मुस्कान, पीली मुस्कान जैसे टिटनेस के मृत रोगी के चेहरे पर खींच जाती है। प्रिंस उद्यमी बंदर की भांति खिड़की के छड़ों को पकड़कर रुकी गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहा था। रघु ने मेरी ओर देखा, फिर खिड़की से दोनों हाथ फैला दिए। अपने पुत्र को उसने निश्चय ही पहचान लिया था। क्या उसे ही खींचने के लिए वह हाथ फैला रहा था? बुआ, मैंने कहा। पीड़ा और भय से मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। मेरे कंठ के विचित्र स्वर से चौंक कर बुआ ने देखा। फिर बिना चश्मे के वे कुछ देख तो पाती ही नहीं, और उनका चश्मा प्रिंस पहले ही स्टेशन पर तोड़ चुका था। अकस्मात एक झटका खाकर गाड़ी खिसकी, डिब्बा खिसका और धीरे धीरे विपरीत दिशा की ओर भागता दृष्टि से ओझल हो गया। क्या कह रही थी बेबी? बुआ ने पूछा। कुछ नहीं बुआ, उस डिब्बे में एक जंगली सा आदमी प्रिंस को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। मैंने खिसियाए स्वर में हंसकर कहा। पगली, क्या उसके हाथ 4 गज लंबे हो जाते? बुआ अपनी विराट छातियों में कछुए की सी गर्दन की डुबकी मारकर फिर सो गई। मम्मी, हम उसी ट्रेन में बैठेंगे, वह चलती है, यह नहीं चलती। प्रिंस सहसा रोने लगा। क्या अनदेखे अनजाने जनक की ममत्व की डोर उसे खींच रही थी? खींचा करे, मैं तो विधाता की सुप्रीम कोर्ट में अपने जीवन का सबसे बड़ा मुकदमा जीत चुकी हूँ। नलिनी मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, पर मैं नहीं मुस्कुरा सकी। बहुत पहले लखन की रानी का ऐसा ही विचित्र कोर्ट केस पढ़ा था, जिसकी गुत्थियां सुलझाने में सर तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू जैसे दबंग अदालती वीरों तक को पसीना आ गया था। फिर भी फैसला असंतोषजनक ही रहा था।
यहाँ विधाता ने क्षण भर में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया था। मेरे पास पुत्र को छोड़कर नलिनी अफ्रीका लौट गई। प्रिंस बोर्डिंग में रहता था, पर मैं उसकी संरक्षिका थी। जब तक नैनीताल में रहे, हर छुट्टी में आता रहता। फिर हमारी बदली हो गई। नलिनी के पत्र आते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले ही उसका एक पत्र आया है। प्रिंस जाड़ों की छुट्टियों में अगले सप्ताह मोम्बासा पहुंच रहा है। अब की बुआ ने उसके जन्मदिन के लिए एक अनोखा उपहार ले रखा है। जानती हो क्या? एक जीता जागता चिड़ियाघर। बुआ ने भारत से एक प्यारी सी हथनी मंगवाई है। मेरी एक रोगिणी के शिकारी पति ने खूंखार चीते का बच्चा ला दिया है। बुआ की खानसामा ने अजस्त्र अगस्त्य का जोड़ा जुटा दिया है। प्रिंस घर आने पर इन सबको देखकर कितना खुश होगा। मेरी मूर्खा नलिनी, जी में आता है तुम्हें झकझोर कर रख दूं। अफ्रीका के जंगलों में घूम घूम जंगली चीते, हाथी और अजदहों को पालतू बना सकती हो, पर केवल तुम्हारी अवहेलना से वन्य पशु बन गए मानव को क्षमा करके तुम पालतू नहीं बना सकी, पालतू नहीं बना सकती। इस उपहार के बिना तो तुम्हारा लखपति प्रिंस सदा ही पथ का भिखारी बना रहेगा। इसी सोच से मैं विकल हूँ। मैंने अपनी खोजी आंखों से दारागंज, अतर सुइया की संगीन बस्तियों में तक जा जाकर ढूंढने का प्रयास किया है, पर आज तक अपनी सखी के प्रिंस के लिए मैं वह उपहार नहीं जुटा पाई जो मैं अपनी ओर से उसके जन्मदिन पर देना चाहती हूँ। उससे अधिक मूल्यवान उपहार किसी भी पुत्र के लिए भला क्या हो सकता है? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी कहानी उपहार। सच में पिता के लिए पुत्र, और पुत्र के लिए माँ या पिता, या पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, इनसे ज्यादा बहुमूल्य उपहार और क्या हो सकता है? अगर नलिनी थोड़ा पति को समझाती, अगर पति थोड़ा समझने के लिए तैयार हो जाता, तो क्या गृहस्थी टूट सकती थी? कुछ दिन और रुक जाता तो उसे तो अपने आप ही नलिनी के चरित्र का प्रमाण मिल ही जाता जब वो प्रिंस को देखता। शक और अविश्वास तो किसी भी रिश्ते के लिए जहर है। कभी कभी संवादहीनता या फिर क्रोधावेश में किया गया कोई काम सारी जिंदगी को पछतावे से भर देता है। पति पत्नी का आपसी प्रेम, विश्वास इतनी छोटी सी बात से अगर टूट सकता है, तो फिर वो प्रेम कैसा, वह विश्वास कैसा? वैसे तो नलिनी के साथ में सबसे बड़ी दुर्घटना उसके शील पर आक्रमण तो हुई नहीं थी। अगर होती भी तो ऐसे में एक पति का क्या कर्तव्य बनता? क्या उसे अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए? क्या उसे अपनी पत्नी से अलग हो जाना चाहिए था? आपकी राय क्या है? कहानी के बारे में भी अपनी राय जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।